यस सर। लास्ट टाइम पे सर्कुलर मोशन से पहले का हम लोगों ने सब पढ़ लिया था। जो कि क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन तक का। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है, पूछना है तो बता सकता है अभी, नहीं तो हम फिर शुरू करेंगे। सिद्धार्थ, दूसरे से ज्वाइन हुए हो? यस सर, वो पीछे में ऑडियो नहीं आ रही है, तभी दोबारा ज्वाइन करूंगा, उससे अच्छा रिस्टार्ट अच्छा, कर रहा है। ठीक है ठीक है। तो अभी कुछ पूछना है लास्ट टर्न से रिलेटेड जो अभी पढ़ाया था? नहीं सर, वो पढ़ा था ना आपने, हम्म। डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज, रोलिंग फ्रिक्शन और ये सब पढ़ा था। हाँ नहीं उसमें सर, कुछ उसमें नहीं। कुछ रखिए। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन देखेंगे और इसकी स्टार्ट करेंगे पीछे से, यानी कि पिछले वाले चैप्टर से। ठीक है, पढ़ना तो आ जाइए सर्कुलर मोशन, लेकिन इसका स्टार्टिंग हम पिछले वाले चैप्टर से लेके तब इधर का पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बताया था ना, जब ये एक साथ फोर्स से जुड़ा सब कुछ आएगा तब ही ठीक से समझ में आएगा सर्कुलर मोशन। सिर्फ मोशन में समझ में नहीं आ पाता है सर्कुलर मोशन। आई बात समझ में? तो फोर्स का पढ़ने के बाद अब जब बात होगी तब एक साथ एक बार में पढ़ा जा सकता है। जो भी मोशन का पार्ट है वो मोशन में, और सर्कुलर वाला मतलब जो फोर्स वाला है वो फोर्स वाले में, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो जो लास्ट चैप्टर है उसमें लास्ट में आया था ना सर्कुलर मोशन का पार्ट, जो हम लोगों ने उस समय पे उसकी कैलकुलेशंस वगैरह को ज्यादा नहीं देखा था। समझ में आ रही है बात? अब उसको थोड़ा देख लेते हैं, तब यहाँ पे और कुछ समझ में चीजें आएंगी। तो देखो, यहाँ पे ये था। तो सर्कुलर मोशन में जो भी एक छोटा सा पोर्शन हमने ले लिया कि बॉडी एक टाइम पे कहीं यहाँ है, दूसरे टाइम पे कहीं यहाँ है, तो अलग अलग उनकी वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी अलग अलग है क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। ठीक है, लेकिन स्पीड सेम है क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की फिलहाल बात हो रही है। तो यूनिफॉर्म का क्या मतलब? कोई चीज यूनिफॉर्म यानी कि स्ट्रेट फिक्स या लाइन में। हाँ, नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं है यूनिफॉर्म का मतलब। यूनिफॉर्म का मतलब कोई चीज फिक्स होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो सर्कुलर मोशन में क्या यूनिफॉर्म होगा? अगर सर्कुलर मोशन में स्ट्रेट लाइन में चलना हुआ तो चलेंगे कैसे? फिर घूम मोड़ना तो पड़ेगा ना। एक सर्कल में चलने के लिए स्ट्रेट लाइन में चल के कैसे काम चलेगा? मुड़ना तो पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ क्या यूनिफॉर्म होता है? यहाँ स्पीड यूनिफॉर्म होती है। ठीक, यानी कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ये यूनिफॉर्म होता है यहाँ पे। ठीक है, फिक्स होता है। जैसे कि अगर स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चाहे हम यहाँ चल रहे हैं, चाहे हम यहाँ चल रहे हैं, चाहे हम यहाँ चल रहे हैं, हर जगह स्पीड इतनी ही होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा अलग अलग पोजिशंस पे सर्कल की। ठीक है, और कोई भी जो कर्व होता है, अगर ये मेरे चलने का पाथ होता तो, और हम इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, या वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, वो इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करके पता चलता है इसी पॉइंट पे। अगर हमें इस पॉइंट का निकालना है तो इस पॉइंट पे हमें चाहिए एक टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट सबको पता है ना? तो टेंजेंट ड्रॉ हाँ। करके निकालते हैं। ठीक है, और क्योंकि इस तरफ जा रहे हैं तो ये टेंजेंट में या इधर जा सकते थे या इधर बना सकते थे, तो क्योंकि इस तरफ जा रहे हैं तो किस तरफ बनाएंगे? इस तरफ। फिर यहाँ पे कहाँ जा रहे होंगे तो टेंजेंट से पता चलेगा इस तरफ जा रहे होंगे। बात समझ में आ रही? किसी भी कर्व पे हम किधर चल रहे होते हैं ये उस कर्व पे टेंजेंट के हिसाब से पता चलता है। जैसे अगर हम सर्कल में चल रहे हैं और ऐसे चल रहे हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो किसी पॉइंट पे अगर हम पूछें कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पे पूछें, तो इस पॉइंट पे पहले तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। उस टेंजेंट के अलोंग ही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। क्लियर हुआ? ऐसे कुछ हाँ सर। हर जितने भी वो होते हैं, क्या नाम है, एक तरह से कर्व होते हैं जिस पे भी हम चल रहे हैं, अगर हमारे चलने के पाथ को कर्व में बनाया गया है, जिस भी तरह के रास्ते पे हम चल रहे हैं, तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वो कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करके पता चलता है। क्लियर? तो यहाँ पे वेलोसिटी का दोनों का पता चल रहा है, इन दोनों जगह पे क्या है वेलोसिटी, तो हम एवरेज निकाल सकते हैं कि नहीं? एवरेज वेलोसिटी, या फिर हम चेंज इन वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। सही, क्योंकि हमें चाहिए एक्सेलरेशन, जो कि होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, वेक्टर फॉर्म में। सही, या फिर हाँ टाइम सर। टेकन। यस सर। तो चेंज इन वेलोसिटी का मीन्स होता है कोई भी चीज का चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल v2, इनिशियल v1, अगर ऐसे देखें तो, और यहाँ के नोटेशंस के हिसाब से देखें तो फाइनल है v डैश, तो इसको हम क्या बोलेंगे? v डैश, और इनिशियल है v। तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। बात आई समझ में?
तो उससे हम एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे बता पाएंगे। तो जैसे ही तुम ये दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करोगी, तो एक वेक्टर तुमने बना लिया ये वाला, तो बना लो, ऐसे बन गया। दूसरा वेक्टर बनाना है ये वाला, वो भी बना लिया। ये है v डैश, ये है v। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों को सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और फाइनल माइनस इनिशियल देखते हैं। यानी कि इसमें क्या है देखो, फाइनल हो गया v डैश, तो v डैश का जो हेड है ये हमारा फाइनल पॉइंट है, और v का जो हेड है ये हो गया क्योंकि इनिशियल, ठीक है, वो हमारा इनिशियल पॉइंट है। एक सेकंड होल्ड करना। हम्म, यस सर। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? तो इसमें जब भी हम कोई चीज दो सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब चेंज निकालते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हम वेक्टर को भी उस तरह से देख सकते हैं। अगर हम दो वेक्टर में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो पहला वेक्टर जो कि पॉजिटिव में लिया गया उसको फाइनल समझ सकते हैं, उसके हेड को फाइनल पॉइंट समझ सकते हैं। और जो दूसरा वेक्टर है, यानी कि जिसको हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, उसके हेड को इनिशियल पॉइंट समझ सकते हैं। यानी कि यहां से चलना है और यहां तक जाना है, और ये हो गया हमारा डेल्टा वी वाला वेक्टर। आई बात समझ में, जिसको वी डैश माइनस वी भी बोला जा सकता है। समझ में आ गया ना? इस तरह से डायरेक्शन निकल आएगा, मैग्नीट्यूड भी निकल आएगा। तो जब ये निकल सकता है तो फिर एक्सेलरेशन भी आराम से आ जाएगा, ठीक है। और जब दो वेक्टर ऐसे आमने सामने होते हैं, मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 × बी वेक्टर, ऐसे, तो ये वैल्यू तो खाली इस वेक्टर में मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसकी वैल्यू को बढ़ा घटा सकती है। 5 है तो बढ़ा देगी, 1/2 है तो घटा देगी, बस ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन इन दोनों का सेम होगा अगर ये इक्वल है, अपोज मतलब सामने सामने है और इक्वल दिखाए गए हैं, तो इन दोनों का ए और बी का डायरेक्शन सेम होगा। ऐसे ही जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी होगा। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक हाँ सबको? सर। तो यहाँ से डायरेक्शंस दिखाए गए हैं देखो। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पे आ रहा है इस तरफ, मतलब सेंटर की तरफ। ये दूसरी सिचुएशन ली गई है, थोड़ा छोटा पाथ लिया गया है, इसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आ रहा है फिर से सेंटर की तरफ, क्योंकि जो डेल्टा वी का डायरेक्शन है वही सेम एक्सेलरेशन में कॉपी हो जाता है। समझ में आई ना बात? यहाँ पे डेल्टा वी है, क्लियर? तो अगर इनको पास करते जाएं, तब भी ये तो पता चल ही रहा है ना कि हर समय एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा है, सेंटर की तरफ। तो हम इस एक्सेलरेशन को क्या नाम देंगे पता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। किसी कुछ डाउट है? बताओ। सर लास्ट वाला नहीं है। क्या लास्ट वाला मतलब क्या? ये यस सर। मतलब बात ये है कि हमने कई सारे सिनेरियो लेके देखे हैं, कई सारे फिगर बना के देखे, सब में जो है डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन सेंटर की तरफ आ रहा था, और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन ही एक्सेलरेशन में आएगा, ठीक है। यानी कि इस केस में भी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, इसमें भी सेंटर की तरफ है, तो और पास भी लाते रहेंगे तो अल्टीमेटली वो सेंटर की तरफ ही आएगा। बात आ रही समझ में? ये मतलब है कि यहाँ पे भी अगर पॉइंट है, इतना पास लेके आते जाएं कि इंस्टेंटेनियस देखने लगे एक्सेलरेशन, तब भी सेंटर की तरफ ही होगा। हुआ क्लियर? नहीं? बताओ। यस। क्लियर है ना? क्योंकि हम पहले तो एक्सट्रीम में जाके देख सकते हैं, बड़ी पिक्चर देख सकते हैं कि कई जगह पे अगर ऐसा हो रहा है, तो अगर छोटे में देखेंगे तो वही चीज हो रही होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पे भी होगा टूवर्ड सेंटर, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो ये तो खाली बात हो गई कि हम डायरेक्शन वगैरह कैसे देख रहे हैं और उसको कैसे सेंट्रीपिटल बोल रहे हैं। इसी की वजह से ऐसा हो रहा होता है कि बॉडी सर्कल में चल पाती है, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन करता है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। आई बात समझ में? क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की वजह से नहीं आता है। एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक्सेलरेशन को डेवलप करने वाली जो चीज है वही है फोर्स। फोर्स ही डेवलप करता है एक्सेलरेशन को। क्लियर?
और उसका डायरेक्शन भी वही होता है। तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है टूवर्ड सेंटर, फोर्स का भी सेंटर की तरफ ही डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए फोर्स को भी क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। कुछ भी डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं ना? बोलो, है तो। कोई भी कुछ भी डाउट पूछ सकता है, बिल्कुल शांत मत रहो। हाँ ना में कुछ बताओ। सिद्धि, साक्षी, सिद्धार्थ, नहीं सर। क्या डाउट नहीं है या आया नहीं? सर जो इस सेंट्रीपेटल फोर्स है ना, उसके एग्जांपल सॉल्व करते समय हमें वो टेंजेंट निकालने पड़ेंगे क्या? हमेशा नहीं, लेकिन यहाँ समझने के लिए इस चीज को समझना जरूरी था। उसके एग्जाम्पल सॉल्व करते समय बार बार वो नहीं निकालना पड़ेगा कि मतलब टेंजेंट बना बना के नहीं दिखाना पड़ेगा, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि अगर बोला गया है कि बॉडी यहाँ पे है तो वेलोसिटी का तुमको टेंजेंट ऐसे दिखाना पड़ेगा ना कि इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, और सेंटर की तरफ ऐसे फोर्स लग रहा है, तो ताकि ये पता चले कि 90 डिग्री है दोनों का। क्लियर? क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो नॉर्मल के 90 डिग्री होता है, ऐसे बोल सकते हैं, या रेडियस वाले लाइन के 90 डिग्री होता है। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना लो, तुम यहाँ पे भी टेंजेंट बनाओगी तो फिर, या फिर और कोई पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे भी टेंजेंट बनाएंगे तब भी इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर ही आएगा। ये वाली लाइन क्या है, रेडियस है ना ये। क्लियर? यस सर। जिसको हम नॉर्मल बोल Yes, सकते sir. हैं, ठीक है, इसको बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल है। क्लियर? ये टेंजेंट और वो नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है यहाँ सेंट्री सर्कुलर मोशन में। और कहो कि फोर्स भी उसके परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी। तो सर जो ये एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज ही नहीं करेगा? नहीं करेगा, तभी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर तभी मोशन हो पाएगा ना। यूनिफॉर्म। यस सर। हाँ, तभी स्पीड चेंज नहीं होगी ना, वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है, ये बात तुम लोगों को शायद नहीं पता होगी अगर पहले से नहीं वो है तो, कि कोई भी फोर्स अगर वेलोसिटी के 90 डिग्री होता है तो वो इस वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन बदल सकता है। हर समय अगर 90 डिग्री लग रहा है तो डायरेक्शन बदल सकता है, यानी कि बॉडी इधर चल रही थी तो अब इधर चलने लगेगी, फिर इधर चलने लगेगी, घूम जाएगी बॉडी, टर्न ले लेगी, लेकिन वैल्यू नहीं बदल सकता है। यानी कि अगर ये 10 मीटर पर सेकंड था तो 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा अगर, जब तक फोर्स इसके परपेंडिकुलर लग रहा है तो। आई बात समझ में? फोर्स लगा के ही हम किसी चीज की वेलोसिटी को बदल सकते हैं। यस सर। ठीक है, Yes, sir. साक्षी, नितिशा, सिद्धि, ये बात क्लियर हो रही है ना? हाँ सर। बिना फोर्स हाँ लगाए सर। नहीं बदल सकते, और वेलोसिटी बदलने का मतलब खाली स्पीड बढ़ाना घटाना नहीं होता, डायरेक्शन को बदलना भी होता है। ठीक है, तो यहाँ वही मैटर है। और 90 डिग्री की साइड पे अगर फोर्स लगाया तुमने, यानी कि देखो फोर्स तो बहुत तरह से लगाया जा सकता है, जैसे कि एक बॉडी है वो इस डायरेक्शन में जा रही है राइट साइड v वेलोसिटी से, तो या तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दो, है ना, तब क्या होगा कि ये v वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ऑपोजिट लगा दिया तो घटती जाएगी। कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, जितनी भी थी उससे कम होती जाएगी वैल्यू। ठीक है, लेकिन रैंडम किसी एंगल पे लगा दिया तो ना ऑपोजिट है ना सेम डायरेक्शन है, सर कोई उसका ऐसी एक जो कंपोनेंट उसके Constant पैरेलल रहेगी। होगा वो इफेक्ट हाँ। करेगा। एक मिनट, कौन, सिद्धि कुछ कह रही हो? हाँ सर। हाँ, क्या? वैल्यू कांस्टेंट होगी। किसकी? वेलोसिटी की? नहीं सर। कांस्टेंट नहीं होगी सिद्धार्थ। सुनो, अभी तुम मत बोलो, इसलिए क्योंकि हम ये वाली चीजें दोबारा से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ लोग नए हैं, साक्षी और सिद्धि। ठीक है, वो वाली चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ी है ना, इस वजह से बता रहे हैं। तो जिनको पता है वो जरूरी नहीं है सबको बोलना, जिनको बिल्कुल नहीं पता है मतलब पहले से क्लियर नहीं है, उनको बताना जरूरी है। ठीक है, पहले अभी, क्योंकि तुम लोगों को तो पता है, जब नया अभी बता रहे होंगे उसमें फिर सब लोग एक साथ इन्वॉल्व हो सकते हो। ठीक है, तो सिद्धि, साक्षी, तुम लोगों ने पहले ये नहीं देखा था ना, इसलिए बता रहे हैं फिलहाल, क्योंकि ये हम बता चुके हैं, एक क्या दो तीन बार बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ इसलिए बता रहा है ताकि नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, सुनना ध्यान से, साक्षी और सिद्धि दोनों के लिए है। अ, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और फोर्स कहीं इस डायरेक्शन में है तो ये एंगल ना 90 है ना 0 है ना 180 है, ऐसा कोई स्पेशल एंगल तो नहीं है ना, ये कुछ भी हो, दूसरा एंगल थीटा हो सकता है। सही है कि नहीं? बताओ हाँ जिनको सर। हमने, हाँ हाँ सर। ठीक है, सही है। तो इस केस में वेलोसिटी के साथ दो काम होंगे।
उसकी डायरेक्शन भी बदलेगी और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, मतलब कि वैल्यू भी बदलेगी, बढ़ेगी या घटेगी, कुछ ना कुछ होगा। और देखो, ये फोर्स के बस हम दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, दो में तोड़ लेंगे फोर्स को। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो देखो इसकी डायरेक्शन में आ गया ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू 5 थी तो 5 से 6 ले जाएगा, 7 ले जाएगा, 8 ले जाएगा, बढ़ाता जाएगा इसको, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है ना वेलोसिटी के। लेकिन ये वाला फोर्स कंपोनेंट क्या करेगा, अगर ये F1 है, F2 है मान लो, तो ये तो 90 डिग्री साइड पे है, ये सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलेगा और अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करेगा। आ रही बात समझ में, हाँ सुनाई सर। दे, ठीक है ना। हाँ सर। ऐसा होता है, ये कोई भी जो फोर्स 90 डिग्री साइड लग रहा है, तुम जा रही हो राइट साइड, मतलब तुम जा रही हो ईस्ट की तरफ, फोर्स लग रहा है नॉर्थ की तरफ, तो ये वाला फोर्स हमेशा तुमको सिर्फ घुमाएगा, तुम्हारे स्पीड को कम ज्यादा नहीं करेगा, तुमको रोटेट करवाएगा कि इधर मुड़ो, मोड़ने पे मजबूर करेगा। हो गया क्लियर। तो सर वैसे डाउट ही, आया। हाँ डाउट है। सर कितनी भी फोर्स लगाओ परपेंडिकुलर में, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है। अगर डायरेक्शन चेंज होने के बाद भी वो परपेंडिकुलर ही रह गया फोर्स, तो जो कि सिर्फ सेंट्रीपिटल में होता है, मतलब फोर्स हमेशा इधर ही लगता जा रहा है, हाँ वेलोसिटी सर, इधर वो थी। अपने पास करेगा उसको, मतलब जैसे ही वो 90 डिग्री से कम होगा फिर उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी, पर इसमें हाँ नहीं वही होता। वही वही चीज कह रहे हैं। तो सर्कुलर मतलब ये फोर्स को भी उसके साथ साथ 90 पे बने रहना पड़ेगा, अगर सिर्फ घुमाना है तो, हम्म। सिर्फ घुमाना है तो। ठीक है, अगर एक ही तरफ फोर्स लगता रहा अपनी अपनी जगह पे, तो वेलोसिटी एक टाइम पे ये मुड़ के इस तरफ भी हो जाएगी, फिर इस तरफ भी हो जाएगी, तब ये मैग्नीट्यूड भी बढ़ाने लगेगा, फिर ये चक्कर है। तो सर ठीक जो है, इसकी कैलकुलेशंस होती है उसमें हम डायरेक्शन के साथ देखेंगे ना, क्योंकि वरना तो फिर सर वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, तो कोई फर्क तो अभी मतलब। यहाँ से कुछ समझ नहीं पाओगे तुम, क्वेश्चन आएगा तभी ये बात समझ में आएगी कि अप्लाई कैसे करेंगे इस चीज को। ठीक है अभी सर। बस किसी भी कॉन्सेप्ट को समझो जैसे वो है वैसे, ये मत सोचो कि क्वेश्चन कैसा आने वाला है इसके ऊपर, वो जब आएगा तो तुम लोगों को खुद समझ में आएगा क्या कहाँ अप्लाई करना है। ठीक है। यस सर। देखो सब लोग, ये समझ में आ गया सबको कि फोर्स को 90 डिग्री साइड होना चाहिए सेंटर में, किसी सर्कल में घूमने के लिए, क्योंकि सर्कल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए स्पीड फिक्स होना जरूरी है। यानी कि स्पीड की वैल्यू, स्पीड नहीं बदल सकती, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता इसका मतलब। तो फोर्स को कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री साइड, तभी ऐसा हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ना बदले, और डायरेक्शन बदलते रहना है लगातार। समझ में आ रही है बात। डायरेक्शन बदलने के लिए जरूरी है फोर्स, क्योंकि डायरेक्शन बदलने के लिए भी वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा ना हमको। वेलोसिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, जैसे एक गाड़ी है, अगर हम तुमसे पूछें कैसे कैसे एक्सेलरेट की जा सकती है, सिद्धि बताओ, साइकिल को कैसे कैसे, साइकिल में एक्सेलरेशन कैसे कैसे लाओगी, कितने कंट्रोल हैं तुम्हारे पास साइकिल में एक्सेलरेशन लाने के। बाइक में, किसी और चीज में बता दो अगर सर 4। उससे फेमिलियर हो तो। रुक जाओ सिद्धार्थ, तुमने कर रखा है तभी तो हम पूछ रहे हैं। बताओ सिद्धि, नहीं पता सर। साक्षी, नहीं पता सर। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, हमको बस वेलोसिटी बदलनी है ना, तो कैसे कैसे वेलोसिटी बदलती हो किसी साइकिल बाइक में, बस वही स्पीड, सब बताना। हाँ कैसे बदलती हो वही तो पूछ रहे हैं। स्पीड से सर। मतलब तुम क्या करती हो स्पीड का, तुम तो कुछ करती होगी ना प्रैक्टिकली, वो बताओ। पैडल मारते हैं थोड़ा तेज तेज, तब तो बदलती है हाँ स्पीड, सर। है ना। और ब्रेक मार ब्रेक सकते हैं, दबाकर। हाँ स्लो हो जाएगा, वो भी बदल गई। और क्या कर सकते हैं, या सिर्फ यही दोनों है। तीसरा हैंडल से, मोड़ के, जब तुम मुड़ती हो तो तुमने डायरेक्शन बदला ना, तो स्पीड तो नहीं बदली तुमने, लेकिन वेलोसिटी बदल दी तुमने। ठीक है, यानी कि तुम इधर जा रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से, तुम घूम गई, लेकिन अभी भी तुमने स्पीड को 10 मीटर पर सेकेंड ही रखा है, तो क्या मतलब एक्सेलरेशन नहीं आया है। सर आया ना, डायरेक्शन चेंज हुई। आया है, क्योंकि डायरेक्शन तो बदल गई ना तुम्हारी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज करने का मतलब कुछ भी, डायरेक्शन भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी हो सकता है। आई बात समझ में, क्लियर है दोनों को, साक्षी हाँ सिद्धि। सर।
हाँ सर। है ना। तो मेन मैटर वही है कि एक्सेलरेशन लाने का मतलब है वेलोसिटी को चेंज करना। और चेंज कैसे कैसे, तीन तरीके, वेलोसिटी बढ़ा दो, घटा दो, या डायरेक्शन बदल दो। ठीक है, तीनों बातें। बढ़ाना घटाना आ जाएगा स्पीड बढ़ाने घटाने में, वैल्यू को बढ़ाने घटाने में, लेकिन डायरेक्शन अलग है अपना। क्लियर। इन दोनों का मिक्सचर भी किया जा सकता है कि स्पीड बढ़ाओ भी डायरेक्शन भी बदलो, स्पीड घटाओ भी डायरेक्शन भी बदलो, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर एक एक देखें कि एक टाइम पे एक ही हो रहा होगा, तो जब सिर्फ स्पीड बढ़ रही है तब फोर्स को वेलोसिटी के डायरेक्शन में होना चाहिए, जब घट रही है तो अपोजिट होना चाहिए, और जब खाली डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ना स्पीड बढ़ रही है ना स्पीड घट रही है, उस टाइम पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होना पड़ेगा फोर्स को। कहीं कुछ डाउट है इसमें, आप बताओ। ठीक है सिद्धि, बताओ। हाँ सर। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। अब चलें आगे थोड़ा सा। देखो, हम एक्सेलरेशन को या एवरेज एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। यहां तक किसी कुछ डाउट है? नहीं सर। नो चेंज सर। इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम लिख सकते हैं, और बार का मतलब है एवरेज, तो यस हम सर। एवरेज निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन का, ये लिख सकते हैं। और इंस्टेंटेनियस को क्या लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम एक इंस्टेंट पे देखें तो कैसे देखेंगे, सर डीवी बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस, उसमें डेल्टा टी को क्या करेंगे, जीरो। यानी कि टाइम इंटरवल अगर बहुत छोटा लेते हैं तो उसी को तो इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। समझ में आ रही बात? सिद्धि, साक्षी, तुम इन लोगों के लिए बता रहे हैं क्योंकि ये पीछे का हो चुका है, लेकिन अभी हम बता रहे हैं ताकि तुम लोगों को ये आगे का सब कुछ समझ में आ जाए थोड़ा सा। ठीक है, हाँ सर। तो हाँ तुम सर। लोग जवाब देना, तुम ही लोगों से हम लोग को फिलहाल, हमको फिलहाल जवाब चाहिए। जब सबसे चाहिए होगा तो अभी हम बता देंगे, यहाँ पे फिलहाल तुम ही लोगों से चाहिए। ये सब चीजें वही वाली बता रहे हैं हम, जो बता चुके हैं काफी हद तक। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक इंस्टेंट पे, अभी, जस्ट अभी क्या हुआ। तो जस्ट अभी का मतलब टाइम इंटरवल बहुत छोटा नहीं हो गया। टाइम इंटरवल नॉर्मली हो सकता था एक पूरा दिन, एक घंटा, एक मिनट, लेकिन अगर वो टाइम इंटरवल एक सेकंड हो गया तो काफी छोटा टाइम हुआ, है ना। या फिर एक सेकंड से भी कम हो गया, 0.001 सेकंड हो गया। समझ में आई बात? तो बहुत छोटे टाइम के लिए अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो उसको हम इंस्टेंटेनियस चेंज बोलेंगे। आ गई बात समझ में? तो इसीलिए जब एक्सेलरेशन इस केस में प्रोड्यूस होगा तो हम कहेंगे ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। क्लियर? एवरेज नहीं है, फिर ये बार नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। हो गया क्लियर? ये चक्कर है। और डेल्टा टी का मतलब होता है टाइम इंटरवल, 5 घंटे, 2 घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकेंड, कुछ भी। वो अगर टेंडिंग टू जीरो है, सैरो का मतलब है टेंडिंग, कि चेंज जीरो है लगभग, यानी कि लगभग हुआ ही नहीं है चेंज, बहुत माइन्यूट चेंज है। जैसे कि अभी हो रहा था 5 बज रहा था, अब 5 बज के 1 सेकंड हुआ है, तो इसको चेंज बोलेंगे क्या बहुत बड़ा? नहीं, नेग्लेजिबल चेंज, जीरो चेंज लगभग लगभग। ठीक है, तो इस केस में हम लिमिट रख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, अगर इसमें रख देते हैं तो यही वैल्यू आ जाती है डीवी बाई डी टी। ठीक है, सेम चीज को डेल्टा हटा के हम डी लिख सकते हैं। डी का भी वही मतलब है, बस फर्क कितना है, डेल्टा का मतलब है चेंज, कितना भी छोटा बड़ा सब चलेगा, लेकिन डी का मतलब है वेरी स्मॉल चेंज। बात समझ में आई? वेरी स्मॉल चेंज। सर। क्लियर? यस सर। तो डेल्टा हटा के डी लगा दिया हमने, बस उतना ही किया, तो डीवी बाई डी टी हो गया। ये हुआ लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज नहीं है ये, ध्यान रखना। ठीक है, उस टाइम पे कितना एक्सेलरेशन है, तो यही चीज यहां पे कर सकते थे। अब अगर हम बात करें सर्कल में घूमने की, तो सर्कल में कुछ चीजें हैं, जैसे कि सर्कल की एक रेडियस होगी, पक्की बात है। ठीक है, एक रेडियस होगी और सर्कुलर पाथ पे क्योंकि हम चले हैं तो उसका अपना एक पूरा का पूरा लेंथ होगा, पाथ लेंथ ऐसे करके होगा ना। अगर हम आर्क, एक सर्कुलर आर्क की लेंथ को एल मान लेते हैं और सर्कल की रेडियस को आर मान लेते हैं, तो ये आर्क जो है इस सेंटर पे कुछ एंगल बनाती है, दिख रहा है ना, ये आर्क, यस सर। ये सेंटर पे कुछ एंगल बनाती है, जिसको बोलते हैं एंगल सबटेंड करना, एंगल सबटेंड करती है। तो जितना भी ये एंगल है, मान लो थीटा एंगल है और ये रेडियस है आर, तो रिलेशन होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, और ये थीटा हम रखते हैं रेडियन में। बात आई समझ में? यस सर। सिद्धि,
साक्षी बताओ। हाँ सर। ये ऐसा होता है, पहले से नहीं पता है तो मतलब समझना है अभी, ये नहीं सोचना ये कहाँ से आ गया अभी। ठीक है, तो एल यानी कि आर्क की जो लेंथ होगी, एक आर्क बन रही है सर्कुलर आर्क, उसकी जो लेंथ होगी वो ऐसे निकलती है कि वो सर्कुलर आर्क है, उसमें रेडियस होगा, रेडियस और वो आर्क जितना भी एंगल बना रही है सेंटर पे, उस एंगल का मल्टीप्लाई रेडियस के साथ। क्लियर? और ये एंगल होना चाहिए रेडियन में। एक होता है डिग्री में 90 डिग्री 180 डिग्री, लेकिन हमको किस में रखना है? रेडियन में, π/2 ऐसे करके। क्लियर? रेडियन। हाँ सर। समझ में आई बात? तो यही चीज अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा अप्लाई करें कि कैसे क्या हो रहा है पोजीशन के हिसाब से और चीजें, और इसको पढ़ें, अभी देखना, इसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि क्या बात हो रही है, और तब वहां वाले सर्कुलर मोशन पे चलेंगे। अब देखते हैं कुछ चीजें लेट करते हैं। लेट आर एंड आर डैश बी द पोजिशन ऑफ वेक्टर्स एंड v and v dash the velocities of the object when it is at point p and p dash। इसको रहने देते हैं, ये बता तो चुके हैं हम, एक्सप्लेनेशन हो गया है इसका। यहां से पढ़ते हैं। हाँ, लेट द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर r एंड r डैश बी डेल्टा थीटा। देखो ये है p पॉइंट, ठीक है, पोजीशन वेक्टर होता है ऐसा कुछ, ये पॉइंट है ना, जैसे तुम यहां बैठी हो तो तुम कैसे उसको पॉइंट आउट करोगी? इस वेक्टर से, इस पोजीशन वेक्टर से। ठीक है, ओरिजिन से उस पॉइंट तक का कोई दूसरा पॉइंट होगा तो ओरिजिन से ही वहां तक का वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। क्लियर? लेंथ इतनी होगी और डायरेक्शन ये होगा। तो वैसे ही इस P पॉइंट को अगर हम देखें सेंटर से तो ये हुआ पोजीशन वेक्टर, उसी तरह P डैश पॉइंट को देखें तो ये हुआ पोजीशन वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर के बीच में कुछ एंगल बन रहा है ना, तो इसको बोलेंगे डेल्टा थीटा। वही यहाँ पे लिखा है, सिंस द वेलोसिटी ऑफ v एंड v डैश आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। जो v और v डैश वाली वेलोसिटी है वो आपस में मतलब परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के तो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेंगे ना ये, क्योंकि हमने बताया ना टेंजेंशियल होती है वेलोसिटी टेंजेंट पे, और ये रेडियस है या फिर नॉर्मल है तो 90 डिग्री हुआ। समझ में आ रही बात? सर्कल के बारे में नहीं पता है तो ये समझ लो कि सेंटर से अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं तो ये होती है रेडियस, और अगर जहां पे पहुंचे वहीं से एक टेंजेंट बना दें तो ये रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट और इसको बोलते हैं नॉर्मल। इस लाइन का नाम होता है नॉर्मल। क्लियर? ये हमेशा होता ही है सर्कल के केस में। समझ में आ गई बात? तो उसी तरह यहाँ पे जो आर वेक्टर है और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये कैसे हैं? 90 डिग्री पे है ना, परपेंडिकुलर है। कुछ डाउट है किसी को इस बात पे? सिद्धि, साक्षी, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। देखो कम समझ में आ रहा है तो बता देना, प्रॉब्लम हो रही है तो बता देना, नहीं तो हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। हम पूछ रहे हैं बीच बीच में, फिर भी नहीं आ रहा होगा समझ में तो हम मतलब बताओगे तभी पता चलेगा तुम लोग। ठीक है, यहाँ पे हाँ सर। r और r डैश है, ठीक है, दो वेक्टर हैं पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट की पोजीशन और इस पॉइंट की पोजीशन के बारे में बात हो रही है। इन दोनों के बीच का एंगल है डेल्टा थीटा। और दूसरी बात ये बोली गई कि ये r वेक्टर v वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि r वेक्टर है रेडियस के अलोंग और v वेक्टर है टेंजेंशियल, टेंजेंट के अलोंग, तो ये दोनों आपस में होते ही हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो द एंगल बिटवीन देम इज आल्सो डेल्टा थीटा, देयरफॉर द ट्रायंगल CPP डैश। तो अगर हम ये ट्रायंगल लें CPP डैश, इसको लें तो ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। फॉर्म्ड बाय द पोजीशन वेक्टर्स एंड द ट्रायंगल GHI फॉर्म्ड बाय द वेलोसिटी वेक्टर्स। ये जो वेलोसिटी को अलग रख के बनाया गया है ना ट्रायंगल, एक वेलोसिटी यहाँ नजर आ रही है, ठीक है, एक वेलोसिटी वेक्टर यहाँ नजर आ रहा है, तो इन दोनों को यहाँ बना दिया गया है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है जो हमने अभी बनाया था वही वाला। ठीक है, इस ट्रायंगल को बोल रहे हैं GHI। इनके भी बीच में एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। ऐसा क्यों है? एक बात बताओ, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है वेक्टर, इसके बीच में एंगल 30 डिग्री है। तो अगर हम पहले वाले वेक्टर का 90 डिग्री बनाएं और दूसरे वाले वेक्टर का भी 90 डिग्री बनाएं, ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा? 30 डिग्री। और सबको पता है ये बात? नो सर। नहीं पता हाँ है? सर। तो अब समझ लो
दो लाइंस के बीच में जितना भी एंगल होता है, अगर तुम उन दोनों लाइन का परपेंडिकुलर बनाती हो, यानी कि पहली लाइन का भी परपेंडिकुलर बनाओ, दूसरी लाइन का भी परपेंडिकुलर बनाओ, मतलब 90 डिग्री बनाओ, और तब ये जो परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल होगा वो वही होगा जो लाइंस के बीच में था। अगर लाइन में के बीच में 30 था तो परपेंडिकुलर्स के बीच में भी 30 डिग्री ही होगा। क्लियर है? हमेशा ऐसा होता है। समझ में आ गया सबको? जिसको क्लियर नहीं था, जिसने नो कहा था, हाँ सर। हो गया ना क्लियर? ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, सोच के देखो, ये आ, ये दो लाइन है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर वाली, इनके बीच में एंगल डेल्टा थीटा है, और ये वाली जो दो लाइन है, वी डैश वाली और वी वाली, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन ही तो हैं, तो इनके बीच का एंगल भी तो डेल्टा थीटा होगा। बात आ रही है समझ में? जो इन दो लाइन के बीच का एंगल है, इन दोनों के परपेंडिकुलर 90 डिग्री वालों के बीच का भी तो एंगल होगा, जो अभी अभी बोला हमने। यस सर। सेम बात, तो इसीलिए इनके बीच का एंगल भी क्या हो रहा है, डेल्टा थीटा, जो यहाँ पे आया है, सेम वही एंगल यहाँ पे इसमें भी आएगा। इसमें डाउट है किसी को? जल्दी बताओ। सर फिर से बताओ ना। कह रहे हैं जो दो लाइंस के बीच का एंगल होता है, वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का भी एंगल होता है। परपेंडिकुलर का मतलब पता है ना, 90 डिग्री हाँ बनाना। सर, डिग्री। तो इस लाइन का 90 डिग्री कहाँ बनेगा? ऐसे बनाओ, देखो यहाँ बन रहा है कि नहीं? इस लाइन का 90 डिग्री कहाँ बनेगा? इधर बनेगा, देखो दिख रहा है ना 90। हाँ सर। तो इन दोनों 90 वालों के बीच का जो एंगल है वो सेम होगा जो लाइन के बीच का एंगल था। अगर लाइन के बीच में थीटा था तो उनके 90 डिग्री वालों के बीच में भी थीटा ही होगा एंगल। ठीक है, ये हाँ मैथमेटिकल रूल चलता है। अभी उसमें लंबा नहीं समझाएंगे, समझा सकते हैं एग्जाम्पल देके उंगली वगैरह का, लेकिन अभी ऐसे ही समझ लो, ठीक है, कि दो लाइंस के बीच का जो भी एंगल होगा, सेम एंगल उन दोनों लाइन की परपेंडिकुलर्स के बीच में भी होगा। ऐसे ही समझ लो, ये सर लाइन को ऐसे भी 90 बता डिग्री, सकते हैं ना, ये 90 डिग्री है तो थीटा माइनस हम 90 बहुत कुछ होगा। करके हम बहुत कुछ करके बता सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, अभी बहुत कुछ दूसरा पढ़ाना है इसीलिए। ठीक है, अभी वहां पे नहीं जाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, एक दो नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा आगे चलना है, इसीलिए हम इसको लंबा नहीं लेके जाएंगे। अभी समझ में आ गया कि नहीं? अभी ये बातें बहुत बार और होने वाली हैं, अभी कमी हाँ नहीं है इसकी। ठीक है, अभी तो समझ में आया ना कि दो लाइन के बीच का जो एंगल, सेम एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का भी होगा। तो जैसे ये दो लाइन है, इनके बीच का कुछ एंगल है, ठीक है, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है, तो इसके और इसके बीच में एंगल भी तो यही थीटा, डेल्टा थीटा वाला होना चाहिए कि नहीं? हाँ अब बताओ, सर। बताइए ना समझ में इस रूल के हिसाब से। तो ये क्या है, कौन सी लाइन है? v डैश वाला वेक्टर है ये कौन सी लाइन है? ये v वाला वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल भी क्या हुआ, सेम जो इनके था, डेल्टा थीटा। आप क्लियर है कि ये डेल्टा थीटा कैसे आ गया? सर डेल्टा थीटा क्यों लिख रखा है, चेंज इन एंगल? चेंज ही नहीं होता है हमेशा, वो थीटा नहीं लेते हैं क्योंकि पहले भी कहीं पे थे, तो वो जरूरी थोड़ी ना जीरो पोजीशन। यस सर। तो देयरफॉर द ट्राइंगल CPP डैश और ये जो फॉर्म हुए हैं इनको हम देखेंगे, ठीक है, वेलोसिटी वो सिमिलर है, क्योंकि उनमें ये दोनों, ये एंगल एक सेम आ गया पहली चीज तो। दूसरा, और अगर कुछ देखें तो वो सेम हो सकता है कैसे, ये r डैश और r भले वेक्टर में अलग अलग हैं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर है। यस सर। एक सर्कल में हम दो जगह रेडियस बना दें तो क्या रेडियस अलग अलग आती है? नो बताओ, सर। वैल्यू तो रेडियस की सेम ही आती है ना। तो भले नाम अलग रखे हैं वेक्टर के फॉर्म में क्योंकि डायरेक्शन अलग है, लेकिन वैल्यू तो सेम ही होगी। तो दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये वाला, ठीक, और एक ट्राइंगल ये बाहर वाला, इनको देखो तो ये दो साइड सेम है, ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। सर इसमें भी ठीक है, सेम ही है। इसमें भी दो साइड सेम है, क्यों? क्योंकि ये v वेलोसिटी और v डैश वेलोसिटी सेम है। डायरेक्शन में तो अलग है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। स्पीड सेम रहती है कि नहीं, कांस्टेंट है ना। सिद्धि, हाँ सर। आ रहा है? हाँ सर। हाँ, वेलोसिटी फिक्स नहीं रह सकती क्योंकि मुड़ना है, लेकिन स्पीड तो फिक्स है यूनिफॉर्म की वजह से, स्पीड कांस्टेंट है। तो वेक्टर का जो साइज होता है, लेंथ, वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है। जैसे कि एक वेक्टर ये है फोर्स का और दूसरा वेक्टर फोर्स का ये है, तो क्या फर्क पता चल रहा है कि ये वाला फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, लेंथ से हम मैग्नीट्यूड का अंदाजा लगा सकते हैं। बात आई समझ में?
तो वैसे ही यहाँ से अगर हमने बराबर बनाया तो बराबर बनाने का क्या मतलब, बराबर होगा, वैल्यू बराबर होगी, डायरेक्शन भले अलग अलग बना दी हमने, पर अगर सेम साइज का बनाया है तो वैल्यू बराबर होगी। तो वैसे ही ये दोनों वेक्टर की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि स्पीड है ना इनकी वैल्यू। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, स्पीड, सीधी बात है। तो ये दोनों सेम है, तो यानी कि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल की दो साइड सेम है तो ठीक, और उनके बीच का एंगल भी सेम है, तो ये प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड वाली हो गई, साइड एंगल साइड सिमिलर हो गई। समझ यस में आई बात? ना सर, क्या? यस एएस स्पेस। हाँ, एसएएस वाला साइड एंगल साइड, ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए, 10th में पढ़ा होगा, याद है? यस सर। वही वाली यस चीज, सर। ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना, सी पी पी डैश वाला और जी आई एच वाला सिमिलर हो गए, क्लियर? और यस सर। तो यहाँ से फिर हम क्या क्या बता सकते हैं, सिमिलैरिटी से क्या क्या बता सकते हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है, यस सर। इक्वल होता है, साइड का रेशियो, जैसे कि इसकी एक साइड और इसकी एक साइड का डिवाइड करें और फिर इसकी दूसरी साइड और इसकी दूसरी साइड का डिवाइड करें तो इक्वल आएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। यस। ऐसा कुछ है पक्का। तो उसी चीज को यूज करते हुए हम यहाँ पे रेशियो लिखने वाले हैं, देखो कि डेल्टा वी का क्या डायरेक्शन है, ये है, ठीक है। डायरेक्शन क्या, लेंथ इस तरफ है ना, ये वाली साइड है ट्रायंगल की, अपॉन वी, ठीक है। तो वी इनमें से कोई भी ले लो, चाहे ये वाला ले लो, वैसे यही वाला ले लो, चलो ठीक है। तो हमने ये दोनों साइड लिया, ठीक। तो इस वाले ट्रायंगल में हमने ये दोनों साइड लिया, तो इस वाले ट्रायंगल में क्योंकि ये दोनों इक्वल थे तो एक साइड ये या एक साइड ये हो जाएगा v के साथ वाला r, और दूसरी साइड हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो जैसे v डैश बाई v है, v डैश का मैग्नीट्यूड अपॉन v, वैसे ही r v डैश कह रहे हैं सॉरी, डेल्टा v बाई v, वैसे डेल्टा r बाई r हो जाएगा इक्वल। समझ में आई बात? यस सर। क्योंकि वही सिमिलर प्रूव होने के बाद यही तो हम कह सकते हैं ना कि रेशियो सेम हो जाएगा, साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन सी डी, और उस तरफ करके जो भी आ रहा होगा। आई बात समझ में? तो इस ट्रायंगल की दो साइड का जो रेशियो आया है दूसरे ट्रायंगल की दो साइड के रेशियो के इक्वल आएगा। समझ में आ गई बात कैसे? हाँ सर। सिमिलैरिटी की वजह से तो ये आ गया, ठीक है। और कैपिटल आर बस वही आर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ नया नहीं है, वही रेडियस है, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसको इधर उधर लेके जाएं तो v उधर ले जाएं, डेल्टा v यहीं पे रहने दें, क्यों, हमें चाहिए एक्सेलरेशन, वो होता है डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो इसको एक तरफ लेके आएंगे तभी तो हमारा काम बनेगा, तब डेल्टा t से डिवाइड कर देंगे, लेकिन पहले इसकी वैल्यू तो निकालो। तो v को ले गए ऊपर, तो क्या बन गया, v डेल्टा r बाई r। अब हम इसको कर देंगे टाइम से डिवाइड दोनों तरफ, 1 अपॉन डेल्टा t। तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं, एवरेज वाला? यस हाँ सर। सर। सही है। यस सर। अगर हम यहाँ डेल्टा टी करते हैं तो ये डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा राइट साइड में, सर वेलोसिटी। डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। डेल्टा आर क्या है, चेंज इन पोजीशन वेलोसिटी। है ना, अपॉन टाइम क्या हुआ, वेलोसिटी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v फिर से, और ये डेल्टा आर का मॉड है तो हमको वेलोसिटी क्या है, हमको स्पीड ही लेनी पड़ेगी, यानी कि सिर्फ v लेना पड़ेगा, ठीक है, वेक्टर नहीं लेना होगा क्योंकि मॉड लिया गया है ना, तो वेक्टर तो नहीं है वो। हो गया क्लियर? तो ये अगर मिला के v आ रहा है, एक v पहले से है, तो v स्क्वायर नहीं हो जाएगा, v इंटू वी, वी स्क्वायर और बाय डिवाइड में क्या आएगा, r, ये r बचा हुआ है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ गया बताओ? सर वी स्क्वायर बाय आर। किसी को डाउट है कि ये कैसे आ गया? नो सर। पक्का? सिद्धि, साक्षी, बताओ। डाउट है तब भी बोल सकती हो। नहीं ये डाउट। हाँ, और साक्षी तुम्हारा क्या है? सर क्लियर है? बताओ ना कैसे आए। सर बताओ ना। आवाज कट रही है तुम्हारी, हेलो, फिर से बोलो, आवाज कट गई थी। हेलो सर हाँ, बताओ ना सर कैसे आए हो। ये तुम्हें हाँ वी स्क्वायर। कहाँ से नहीं समझ में आया? देखो, यहाँ डेल्टा आर ऊपर है, नीचे डेल्टा टी है, ये तो समझ में आया ना, हमने डेल्टा टी डिवाइड क्यों किया, ये पता चला? हाँ सर।
हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन लाना था ना, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है, दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा ना हमको। तो अगर राइट साइड में डिवाइड किया तो डेल्टा आर ऊपर डेल्टा टी नीचे, और डेल्टा आर का क्या मतलब है, आर किसको वो शो कर रहा है, पोजीशन को, तो डेल्टा आर मतलब चेंज इन पोजीशन, हुआ कि नहीं, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं, पता है? वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? So displacement upon time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, पक्का? हाँ हाँ। सर। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, So पोजीशन के change. चेंज को ही तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। Yes, sir. कोई चीज यहाँ रखी थी, अब हमने यहाँ रख दी उठा के, तो पोजीशन चेंज कर दी ना हमने, इसी चीज को तो डिस्प्लेस होना बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन सेम ही चीजें हैं, ठीक है? बात आई समझ में? हेलो, हाँ बोलो सर। बोलो, बात आई समझ में या अभी भी डाउट है? नहीं सर। क्लियर है? डेल्टा आर हाँ। डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि वो चेंज इन पोजीशन है, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा, वेलोसिटी, ठीक है? लेकिन क्योंकि यहाँ ये वेक्टर का मॉड ले लिया गया है, तो यहाँ सिर्फ वैल्यू की बात की जा रही है, मैग्नीट्यूड की। तो ये वेलोसिटी ना आके स्पीड आएगा, मतलब सिर्फ वैल्यू आएगी वेलोसिटी की, v आएगा, ठीक है? तो इसकी क्या, इसको रख सकते हैं ना v हम। क्लियर हो गया कि नहीं? डेल्टा आर बाई डेल्टा टी वी रख सकते हैं। उसके अलावा क्या, एक v और भी तो है, तो स्क्वायर नहीं हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, बताओ? हाँ सर। ये v और था, दोनों v मिलके स्क्वायर हो गए, नीचे r था, वो भी r हमने ऐसे ही लिख दिया, तभी तो आया v स्क्वायर बाई r। आप बताओ, अभी भी डाउट है? नहीं सर, आया समझ में। आ गया ना, ठीक है? v यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन आ रहा है v स्क्वायर बाई r। इंस्टेंटेनियस में भी वही सेम चीज रहेगी कि वो भी आ जाएगा v स्क्वायर बाई r। क्लियर, समझ में आई बात? बस यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी वाला चक्कर होगा। तो इंस्टेंटेनियस में बस वही लिमिट टाइम टेंडिंग टू जीरो, कुछ अलग नहीं होगा, फाइनल वो लिमिट टाइम टेंडिंग टू जीरो वेलोसिटी में चली जाएगी, तो ये v आ जाएगा, तब भी v स्क्वायर बाई r ही आएगा। सेम ही चीज लिखी हुई है, कुछ ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है जो पुट करना पड़ा है वहां पे v की जगह पे, है ना? ये बस ऊपर वाले को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये a जो आया है, ये कौन सा वाला एक्सेलरेशन हुआ, सर्कल में घूमने की वजह से आया है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? एवरेज। नहीं, एवरेज तो आया है क्योंकि चेंज हो रहा है वेलोसिटी, लेकिन ये इंस्टेंट, First ये वो centripetal. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है? रेडियस के अलोंग घूम रहे हैं ना हम, एक सर्कल में घूम रहे हैं, और उसमें हर बार देखा गया है कि नहीं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ है, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ आ रहा था, सेंटर की तरफ। सबसे पहले तो हमने डायरेक्शन की ही बात की थी कि सेंटर की तरफ आ रहा था। क्लियर है? सेंट्रीपिटल का मतलब ही यही होता है कि जो चीज सेंटर ढूंढ रही हो, सेंटर को ढूंढ रही हो जो चीज, और हर बार सेंटर की तरफ, अगर यहाँ पे बॉडी है तो इधर होगा एक्सेलरेशन, यहाँ पे बॉडी है तो इधर होगा, मतलब कि फाइनली सेंटर को ही ढूंढेंगे ये। हुआ क्लियर? इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है ना बात? शुरू में हमने इसके बारे में हाँ डायरेक्शन का बताया। यस सर। सबको क्लियर हो गया? नितिशा क्लियर है? यस सर। ये हमने उस टाइम पे नहीं, इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि वहां पे फोर्स और इन सब से रिलेटेड ज्यादा बातें हुई नहीं थी, तो समझ में कम आता है थोड़ा सा यस सर्कुलर मोशन के बारे में। यहाँ पे अब उसमें भी सर्कुलर मोशन आ गया है, तो एक साथ बताने में चीजें क्लैरिटी से आती हैं, ठीक है? यस सर। वही है, इसमें और कुछ नहीं है जानने वाला, बस एक्सेलरेशन जो है ये वाला क्या नाम है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो v स्क्वायर बाई r होता है, बस। अब ये v बाई r को तुम चाहे तो ओमेगा लिख दो, क्योंकि ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। ये कहां से आ गया? तो देखो, अभी हमने बताया कि अगर हम, एक आर्क है वो सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड कर रही है, ये आर्क, ठीक है? तो आर्क की लेंथ l है, ठीक है? इस वाले सर्कल जो ये बनने वाला था उसका रेडियस मान लो r है, ये थीटा है एंगल, तो l इज इक्वल टू क्या होता है, r थीटा। ये बताया था ना हमने अभी? Yes, sir. किसी को डाउट है? ये बताया था, नो सर। ठीक है? तो इसी से हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखना एक बात आएगी कि इससे हम क्या कह सकते हैं कि थीटा जो है रेडियन में जो रखते हैं वो l अपॉन r है ना, l अपॉन r, Yes, sir. सही? Theta upon r. और मान लो
एक सर्कल में हम बहुत थोड़ा सा ही आगे बढ़े, सिर्फ यहां से यहां तक गए, तो ये आर्क जो है ये स्ट्रेट लाइन जैसी नहीं लग रही है। यस सर। नॉर्मली अगर हम ज्यादा जाते हैं, ऐसे जाते हैं खूब लंबा चौड़ा, तो डिस्टेंस आती है ये पूरी ऐसे सर्कल में, और डिस्प्लेसमेंट आता है सीधे यहां से यहां तक मिला देने से। सही यस है। सर। लेकिन अगर हम छोटा सा चलते हैं, यहां से बस यहां तक गए, तो तुम दोनों को नहीं लग रहा है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही हो जाएगा? यस सर। समझ में आई बात? कि अगर हम बहुत कम चले, सिर्फ इतना सा चले, यहीं तक गए, तो तुम स्ट्रेट लाइन बनाओ चाहे आर्क बनाओ, वो दोनों बिल्कुल मैच कर जाएंगी। बनाना भी बहुत मुश्किल है। समझ में आई बात? किसको नहीं हो रहा है क्लियर? बताओ, क्योंकि इसी से जुड़ा है सब। जल्दी बताओ। साक्षी, सिद्धि, हाँ सर। हाँ क्या क्लियर हुआ या नहीं? हुआ सर क्लियर। ठीक है। तो अगर छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो उसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसा हो जाता है। सही है। ज्यादा कुछ होगा नहीं। जैसे अगर हम तुम लोगों से कहें कि 1 किलोमीटर जाना है, तो हो सकता है तुम लोग स्ट्रेट जाओ, हो सकता है घूम फिर के जाओ, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। लेकिन अगर हम तुम लोगों से कहें 1 सेंटीमीटर शिफ्ट होना है, तो कितना मुश्किल, कितना आसान होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग रखने में। मतलब जरा सा भी चल देंगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। नहीं, चाहे स्ट्रेट लाइन बनाओ चाहे ऐसे घूम के गए हो, बात तो ही हो जाएगी, ये बिल्कुल क्लोज आ जाएगा एक दूसरे के। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक जैसा हो रहा है। ये थीटा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ये एल है, और ये आर है, ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, जिसको बोलते हैं ओमेगा, ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, या फिलहाल यहाँ पे एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हो तुम लोग। ठीक है। तो जैसे लीनियर स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस सर। तो ये एंगल अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। या वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या चेंज इन पोजीशन अपॉन डेल्टा। टाइम टेकन। होता है कि नहीं? क्लियर है? तो अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, कोई चीज जो घूम रही है, जैसे अपने पंखे को देखो, फैन पूरा का पूरा पंखा कहीं जाता है क्या? तो उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है? 0। समझ में आई बात? पंखा कितना भी तेज चल रहा है, कहीं चला जाता है क्या? नहीं सर। पूरा नहीं फैन कहीं सर। नहीं जाता, वहीं लगा रहता है। तो उसकी लीनियर वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं, 0 है वो तो। आई बात समझ में? लेकिन वो घूम तो रहा है ना, एंगुलर वेलोसिटी उसमें है, काफी काफी है, बहुत ज्यादा है। ठीक। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे देखते हैं? तो जैसे लीनियर वेलोसिटी में लीनियर चेंज देखते हैं पोजीशन में, तो इसमें एंगुलर चेंज देखते हैं पोजीशन में, कि पोजीशन में एंगल का कितना चेंज आया है। ठीक है। और वही नीचे टाइम टेकन ही चलता है, जैसे उसमें चलता है। समझ में आई बात या नहीं? कि आई एंगुलर सर। वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ये होती है। सही है। तो ये होती है एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? अब जरा यहां देखो, अगर हम यहाँ डेल्टा के चेंज की बात करें, तो यहाँ चेंज इन पोजीशन एल में हो जाएगा। आर तो बदलेगा नहीं, क्योंकि आर रेडियस है। ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल अगर एक है तो वो तो नहीं चेंज हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा एल को, डेल्टा थीटा को डेल्टा एल बाई आर लिख दें, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई आर इंटू डेल्टा टी। सही है। डेल्टा थीटा की वैल्यू रख दी उठा के। तो यहां से डेल्टा एल, जो कि चेंज इन पोजीशन था, है ना, लीनियर पोजीशन में चेंज, जिसको एक्स, डेल्टा एक्स भी बोल सकते थे हम, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। बताओ। चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है? इंस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी होती है ना। तो ये सर यहाँ, उसमें पर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं ना, ये हम स्मॉल में बात करेंगे ना, डीटी में बात करेंगे ना। लेकिन स्मॉल में देख के हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी को हम क्या कह सकते हैं? कि ये वी है। समझ में आई सर बात? उसमें से डिस्प्लेसमेंट अलग नहीं होगी? कह तो रहे हैं, उसमें ओवरऑल देखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, लेकिन हम इंस्टेंटेनियस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, एवरेज की पूरी तरह से बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ये तो हम बताने के लिए भी डेल्टा लेके घूम रहे हैं। हाँ एवरेज सर वही लेंगे, पूछ रहा डी था। लगाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा सबको, इसीलिए नहीं लगा रहे हैं। अच्छा ठीक चेंज है सर। चेंज दिखा रहे हैं ना, इसीलिए। ठीक है। और कोई बात नहीं। ये बात सबको समझ में आई कि वी बाई आर कैसे आ गया? डेल्टा एल बाई आर रख दिया हमने डेल्टा थीटा की जगह पे, इंटू डेल्टा टी तो नीचे पहले से था, तो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी हो गया वेलोसिटी। क्योंकि यही तो चल रहा है ना सर्कल में, यही तो चल रहा है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक गए, तो आर हो गया डिस्प्ले, मतलब
समथिंग डेल्टा एल हो गया डिस्प्लेसमेंट। बताओ सिद्धि, साक्षी, हाँ सर, डाउट है हाँ या सर, समझ में आया? समझ में आया सर। फिर से आ रहा है? थोड़ा सा बताओ। अगर हम सर्कल में चलेंगे तो यही तो होगा ना हमारा चलना, ऐसे ही तो नापेंगे। तो यहाँ एल भी तो वही है। तो हमारे चलने को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें, कितना चले और कितने टाइम में चले, तो क्या आएगी? स्पीड नहीं आएगी? आएगी। तो इसीलिए तो यहाँ पे v लिखा हुआ है। और ये आया कहाँ से? तो ये आया यहाँ से कि एंगुलर स्पीड को हम एंगल का चेंज अपॉन टाइम बोल सकते हैं, चेंज इन एंगल अपॉन टाइम। जैसे लीनियर स्पीड को चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम बोल सकते हैं, वैसे एंगुलर स्पीड को चेंज इन एंगल अपॉन टाइम बोल सकते हैं। सही है? तो यहाँ पे ये डेल्टा थीटा क्या आता है? डेल्टा एल बाई आर। तो हम यहाँ पर रख देते हैं डेल्टा एल बाई आर, देखो वही तो रखा है खाली, बाकी डेल्टा टी नीचे है, वो है अभी भी। हुआ क्लियर? और फिर ये डेल्टा एल बाई डेल्टा टी वेलोसिटी बन गया, स्पीड बन गया एक तरह से। क्लियर? और नीचे आर जो था वो आर बचा रहा। तो क्या आया? वी बाई आर आया। तो हम फाइनली बोल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर है। क्लियर? ये होता है। तो इसी रिलेशन का यूज करके, हमने स्मॉल आर लिया है रेडियस को, कैपिटल भी ले सकते हो तुम लोग, उससे कोई मतलब नहीं है। सर इसी मतलब कि रिलेशन, वो जिस वेलोसिटी चल रहा है अपॉन में हम आर रेडियस कर देंगे तो एंगुलर हाँ वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है। रेडियन पर सेकंड में आएगी लेकिन एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ऊपर एंगल रेडियन में रखा जाएगा और नीचे टाइम सेकंड में रखा जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वो होगा रेडियन पर सेकंड, लेकिन आ जाएगी वहां से। आई बात समझ में? यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? पहले बताओ जल्दी से। तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। सही है? थीटा इज इक्वल टू एल या मान लो एक्स बाई आर होता है। ठीक है कि नहीं? तो यस सर। यहां से जो एक्सेलरेशन आया था v स्क्वायर बाई आर, इसमें से अगर हम एक v अलग कर लें तो ये v बाई आर क्या हो जाएगा? ओमेगा नहीं हो जाएगा? यस सर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ओमेगा। तो यस या सर। तो ओमेगा इंटू वी में लिखा जा सकता है इस फॉर्मूले को, ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। किसी को डाउट है कैसे आ गया? बताओ सिद्धि, साक्षी, नितिशा, डाउट है? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। नो सर। तुम्हें नहीं है? नो सर। नितिशा, सिद्धि, नहीं सर। नहीं है? समझ में आ गया ना? बस v बाई हाँ आर जो सर। जो कि खुद ही निकाला है उसी को रखा है हमने यहाँ पे, तो अपने आप ये ओमेगा हो गया। तो इसको ओमेगा v लिख सकते हैं। या फिर दूसरे तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ से v इज इक्वल टू क्या बोला जा सकता है? आर ओमेगा। आर ओमेगा। हम्म तो v स्क्वायर बाई आर में v की जगह पे अगर हम आर ओमेगा रखते हैं तो क्या होगा? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और डिवाइड में आर आएगा कि नहीं? हम्म। इसी से तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? आर ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में भी निकाल लिया। क्लियर? या ओमेगा स्क्वायर आर बोल सकते हो उसको। हो गया क्लियर? कैसे आया? ठीक है? हाँ कहीं सर। कुछ डाउट तो नहीं? नो सर्कुलर मोशन की सर। बातें चल रही हैं और ये वाली चीजें बहुत डिटेल में रोटेशन वाले चैप्टर में आएंगी। शायद नाम नहीं याद है हमको चैप्टर का, लेकिन पता नहीं किसके बाद है वो चैप्टर। ठीक है? उसमें ये सब बातें और डिटेल में आएंगी, रोटेशन से रिलेटेड बातें जो हमने ओमेगा और इन सबका बताया है ना। यहाँ पे सर्कुलर मोशन समझाने के लिए समझा दिया है बस। क्लियर? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया और डायरेक्शन उसका हमेशा टूवर्ड सेंटर होगा। अगर हम पूछें कि पार्टिकल यहाँ पे है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, तो सेंटर बना के दिखा दो कि इस डायरेक्शन में होगा। गारंटीड है, वो कभी नहीं बदलने वाला। यहाँ पे है पार्टिकल तो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है? वो सेंटर की तरफ ही होता है हर समय। क्लियर? अब एक दो चीजें और हैं देखने लायक कि लीनियर वेलोसिटी, ये तो दिख रहा है यहाँ से लीनियर वेलोसिटी ओमेगा पे कैसे टिकी हुई है। ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, है ना? थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, एक्स का मतलब पोजीशन लीनियर वाली और आर रेडियस है वो तो। ठीक है? और यहीं से अगर इसको ही देखें तो एक चीज नजर आ रही है, एंगल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है
वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को r से डिवाइड करके आ रहा है। एंगल में कितनी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो लीनियर वेलोसिटी को r से डिवाइड करके आ रही है। तो अल्फा भी तो आ जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन भी तो इसी तरह से आ जाना चाहिए। सोचो, क्योंकि हमने इसमें टाइम का डिवाइड किया था, तो ये बन गया था v बाई आर, सेम चीज, और राइट लेफ्ट में बन गया था ओमेगा। अगर हम इसमें भी करें ऐसा ही कुछ, इसमें टाइम का डिवाइड कर दें डेल्टा टी का, यहाँ पे भी कर दें डेल्टा टी का डिवाइड, दोनों तरफ कर सकते हैं ना सेम चीज का डिवाइड, तो ये क्या बनाएगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो फिर फाइनली, और ये ओमेगा बाई डेल्टा टी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन एंगुलर टाइम टेकन। एक्सेलरेशन। ये एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं हो जाएगा, यस सर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट किया जाता है। यस। किसी को कुछ डाउट, सिद्धि, साक्षी? नो सर। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, लीनियर वाली वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, वैसे ही होता है एंगुलर वाली वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो यहीं से हम देख सकते हैं कि इस तरफ आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, इस तरफ आ जाएगा एक्सेलरेशन डिवाइड बाय आर, लीनियर वाला। यानी कि ये सब फॉर्मूले एक दूसरे से देखो कितने अच्छे से जुड़े हुए हैं, ध्यान दो तो समझ में आएगा। ठीक है, कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट में आर डिवाइड करो, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी में रेडियस ऑफ सर्कल डिवाइड करो, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। लीनियर एक्सेलरेशन में डिवाइड करो रेडियस ऑफ सर्कल, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझ में आई बात? एसी हमने इसलिए लिखा है क्योंकि वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। क्लियर फिर हुआ? तीनों लीनियर वाली चीजों को हम रेडियस से डिवाइड कर दे तो एंगुलर में आ हाँ, जाता एंगुलर वाली आ जाती है, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। यस सर, सिंपल सा करेंगे। है ना, कहीं कुछ डाउट नहीं। क्लियर हो रहा? बस यही है, हद से ज्यादा सिंपल। और क्या? अब बताओ फोर्स क्या आना चाहिए। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल वाला, फोर्स भी है सेंट्रीपिटल वाला, लेकिन एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वी स्क्वायर बाई आर, लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो एम वी स्क्वायर बाई आर नहीं आ जाएगा। यस सर। और ये रिजल्ट हाँ बहुत ज्यादा यूज होता है 11th में 12th में हर जगह, कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम हमेशा एम वी स्क्वायर बाई आर ही बोलते हैं। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, एक सर्कल में एक बॉडी घूम रही है और उसकी लीनियर वेलोसिटी कुछ है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, और उस सर्कल की रेडियस मान लो कुछ है 3 सेंटीमीटर, तो और उसका मास पार्टिकल का 2 kg है। ठीक है, तो हम उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल सकते हैं। मास पता है 2 kg रख दो, वेलोसिटी लीनियर वाली पता है 5 मीटर पर सेकेंड रख दो, लीनियर वाली ध्यान रखना वही रखेंगे यहाँ पे, और रेडियस पता है 3 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करके रख दो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा कि नहीं, कितना फोर्स लग रहा होगा। यस सर। और ये चीजें तो मजाक लग रही होंगी। अब अगर हम बात करें मून के बारे में, मून कितना दूर है अर्थ से, ठीक है, मून भी तो घूम रहा है ना अर्थ के अराउंड, गोल गोल सर्कल में। तो अगर हम चेक करें कि मून पे अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, तो वो भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में ही होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन क्योंकि वो घुमाने के लिए लग रहा है इसीलिए क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर हो गया सबको? हाँ सर। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स बस एक रोल है, वो कोई प्रैक्टिकल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा रोल प्ले करेगा। वहां पे मून का मास ले लो, कितना भारी है मून, ठीक है, उसकी लीनियर वाली वेलोसिटी ले लो, वो पता चल जाएगी, क्योंकि रेडियस और उन सबसे पता चल जाएगी। वो रेडियस पता कर लो कितना दूर है, वो रेडियस हो जाएगा, और जब रखोगे तो पता चलेगा कि अर्थ मून पे इतना फोर्स लगा रही है, जितना भी आएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया? ये पता करना है कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पे कितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, क्योंकि प्रोटॉन के एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना गोल गोल सर्कल में, वो भी पता चल जाएगा। बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देना, रेडियस में उसका जो ऑर्बिट की रेडियस है, चाहे फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है या सेकंड में थर्ड में, वो वाली रेडियस रख देना, तो आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आई बात? हाँ सर। ये वाले एग्जाम्पल हमने क्यों दिए पता, इंपॉर्टेंस बताने के लिए। ये फॉर्मूला खाली यहीं तक सीमित नहीं है, कोई भी नॉलेज एक ही जगह तक सीमित नहीं होती है। अगर तुमने यहाँ कुछ सीखा तो कहीं और अप्लाई होगा, और दूसरी चीजें आसान होंगी तुम्हारे लिए फिर धीरे धीरे करके। ठीक है, जो आगे की पढ़ाई है वो आसान बनेगी। इतना पढ़ने का मतलब सिर्फ इतना ही पढ़ना नहीं होता। ठीक है, चलें आगे अब।
फोर्स भी समझ में आ गया ना कैसे आया, क्या हुआ। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी की। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बारे में किसको किसको पता है कि क्या होती है, ये बताओ पहले, इसको हटा देते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है किसी भी चीज की? कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस क्या? सर रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम फ्रीक्वेंसी। रिवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम। हाँ सर शायद, शायद कह रहे हो या पक्का कह रहे हो? मेरे हिसाब से तो पक्का है। अच्छा, अगर कोई चीज रिवॉल्व ना कर रही हो, रिवॉल्व करने का क्या मतलब होता है? गोल गोल घूमना किसी चीज, कह रहा हूं। अगर रिवॉल्व ही ना कर रही हो तो फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है। हाँ सर। तब कैसे निकलेगी फिर, जब ये फॉर्मूला तो फिर बेकार हो जाएगा। सर वो सेम पाथ पे चलेगी ना, तो वो पाथ हो जाएगा तो। अच्छा चलो हम बताते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी होती है ये, एनीथिंग अपॉन टाइम बिल्कुल टेकन। बिल्कुल। एनीथिंग मतलब एनीथिंग, कुछ भी। तुम लोग खाना खाते हो तो मान लो 20 मिनट लगते हैं खाना खाने में, ठीक है, और एक बार जो निवाला मुंह में रखते हो उसको 1 मिनट लगता है चबाने में, ठीक है। तो 1 मिनट बाद अगला निवाला मुंह में जाता है ना दोबारा, अगर हम ऐसे एवरेज पकड़ लें हम्म। तो 1 बाइट पर 1 मिनट, मिनट। ये फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी खाने की। यानी कि इतना फ्रीक्वेंटली तुम खाते हो, अगली बार अगली बार अगली बार। फ्रीक्वेंसी तभी निकाली जा सकती है, फ्रीक्वेंसी उन्हीं चीजों की निकाली जाती है जो चीजें रिपीट हो रही हैं। कुछ भी, जो भी चीज रिपीट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है। जैसे कि नहाने की फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है। कोई 1 दिन में नहाता है, कोई 4 दिन में नहाता है, तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग हुई ना नहाने की। 1/24 आवर्स। हाँ, 1/1 डे या वन डे। 1/4 डे, ठीक है, ऐसे करके 4 दिन में एक बार। 1 टाइम्स, एक बार, टाइम्स का मतलब होता है ना एक बार, तो 1 टाइम्स या 1 टाइम इन 2 डेज, ये भी फ्रीक्वेंसी है। ये बात हजम हो रही है सबको, समझ में आ रही है? हाँ सर। क्लियर है ना? ये हम वो चीज बता रहे हैं ताकि तुम लोगों को एक बार में ही हर जगह की फ्रीक्वेंसी समझ में आ जाए। साउंड की अलग ना लगे, लाइट की अलग ना लगे, कोई दूसरी चीज की अलग ना लगे, ठीक है। इसलिए बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब कुछ भी जो हो रहा है अपॉन टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर उसका हम देखते हैं, अगर वो रिपीट हो रही है वो चीज, तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली है। वो अपॉन टाइम कर दें तो, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे पास एक पेन रखा है, वो पेन उठाओ और रखो, उठाओ रखो, बार बार करो, 10 बार यही चीज करो, ठीक है। तो 10 टाइम्स अगर हम ले लें कि 10 बार तुमने वो पेन उठाया और रख दिया, ये सेम काम तुमने 10 बार किया, उठाना और रखना, और उसमें तुमको टाइम लगा 60 सेकेंड, ठीक है। तो 60 सेकेंड, मिनट नहीं, 60 सेकेंड। तो ये क्या वन हुआ? बाई सिक्स 10/60 मतलब 1/6 तुम्हारी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी। यानी कि हर 6 सेकेंड में एक बार तुम पेन को उठा के रख दे रहे हो। समझ में आई बात? या फिर हर 3 सेकेंड में पेन उठा रहे हो, या हर 3 सेकेंड में पेन को रख रहे हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं सबको? सब क्लियर लोग, है सर। और सब लोग बताओ, सोच पा रहे हो तुम लोग क्या बात हो रही है? हाँ सर। साक्षी, यस सर। नितिशा, यस सर। है ना? तो कोई भी चीज अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब पता है, जो जिसको हम लोग स्पीड या वेलोसिटी बोलते हैं, वो भी फ्रीक्वेंसी का बस एक छोटा सा हिस्सा है, ऐसा यस समझ लो। सर। क्योंकि वो भी क्या है? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। यहाँ पे बस हम पोजीशन का देख रहे होते हैं, ठीक। अब अगर हम फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम टेकन बोल दें तो ये क्या हो जाएगा? करंट। करंट। एक चीज दिख रही है, ऐसा कुछ जो कि सबको समझा सके, सब कुछ समझा सके। फ्रीक्वेंसी ऐसी चीज है जिसको समझ में आ गई, उसको बहुत सारे फॉर्मूले याद ही नहीं करने पड़ते हैं, फिर वो पता रहते हैं कि ये था और क्यों था, ठीक है। कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर जा रहा है, ये भी तो फ्रीक्वेंसी है ना।
10 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर गया, 100 कूलम चार्ज फ्लो कर गया, तो क्या हुआ, ये फ्रीक्वेंसी है। क्लियर। बस वहां पे यूनिट क्योंकि बदल गई है, क्योंकि वो चार्ज का फ्लो कूलम में देखा जा रहा है, कूलम पर सेकंड करंट में चला जाता है, एम्पियर हो जाता है वो। क्लियर। और जब यहाँ पे एनीथिंग में कोई ऐसी चीज होती है जिसकी यूनिट ना हो, ठीक है, एसआई में ना हो, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी है ना, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, यस ल्यूमिनस सर, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ मोल सब्सटेंस, फ्रैक्शन। इनके अलावा कोई भी और चीज अगर एनीथिंग में रखी गई, जैसे हमने पेन उठाने रखने की बात की, तो 5 बार, 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो टाइम्स की कोई यूनिट तो होती नहीं है। ठीक है। इसीलिए फ्रीक्वेंसी, तब हम उस चीज को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और अगर ऐसी चीज रखते हैं एनीथिंग में जिसका कोई यूनिट हो, तब हम उस चीज का फ्रीक्वेंसी से नाम बदल के कुछ और रख देते हैं। यस सर। हो गया क्लियर। यानी कि ये एनीथिंग में अगर डेल्टा मतलब चेंज इन पोजीशन ले लिया हमने, तो फिर वो फ्रीक्वेंसी को हम स्पीड बोल देंगे, वेलोसिटी बोल देंगे। ठीक है। एनीथिंग में अगर फ्लो ऑफ चार्ज ले लिया हमने, तो फिर हम फ्रीक्वेंसी को करंट बोल देंगे, तब हम फ्रीक्वेंसी नाम नहीं लेंगे। ये बातें सबको क्लियर हो रही हैं? हाँ बताओ। सर। ठीक है, पूरी क्लैरिटी सबको होनी चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे जो ओमेगा है, वो भी तो फ्रीक्वेंसी है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। खुद ही सोचो, चेंज इन एंगल पर यूनिट टाइम में क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा के ये दोनों नाम यूज होते हैं, ध्यान रखना। कहीं पे इसको बोला जाएगा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड, और कहीं पे इसको बोला जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात? ठीक। लेकिन इस केस में ये रेडियन पर सेकंड में आएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड, क्योंकि ऊपर एंगल है ना, नीचे टाइम। और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी आती है जिसमें एनीथिंग रख रहे हैं हम, ठीक है, यूनिट। इसमें एनीथिंग में हम रखते हैं तो उसकी यूनिट नहीं होनी चाहिए, तब हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो ऊपर अगर कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ नीचे यूनिट है, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जानी चाहिए, 1/सेकंड। यस सर, टी बताओ, नेगेटिव। पर सेकंड होनी चाहिए ना फ्रीक्वेंसी की यूनिट, क्योंकि जैसे ऊपर मीटर होता तो मीटर पर सेकंड हो जाती है, पर ऊपर कुछ नहीं है, वैल्यू है खाली, कोई यूनिट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अगर 5 बार तुमने खाया तो 5 बार की कोई यूनिट थोड़ी ना है, वो नो बस 5 लिख सकते हैं उसको हम। तो इसीलिए ऊपर कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ नीचे है, 1/सेकंड। और इसी चीज को हम बोलते हैं हर्ट्स। हर्ट्स यस जो बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी की यूनिट, वो कुछ अलग नहीं है, वो 1/सेकंड को ही हर्ट्स बोलते हैं, क्योंकि हर्ट्स साइंटिस्ट थे तो उन्होंने कहा कि हमारा नाम देना चाहिए, तो जो भी। क्लियर हो गया? तो यस सर। और ये वाली जो हर्ट्स वाली हुई ना, इसको बोलेंगे लीनियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। कि एनीथिंग में कुछ भी रखो, अपॉन टाइम रखो, इसको लीनियर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और ये वाली होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। और लीनियर फ्रीक्वेंसी को ज्यादातर जगह न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, तुम लोगों को याद हो, E यस इज सर। इक्वल टू एच न्यू। पता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में शायद सबने देखा हो, लाइट की जो एनर्जी होती है उसको एच न्यू में रिप्रेजेंट किया जाता है। यस एच सर। क्या, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ठीक है, लीनियर वाली फ्रीक्वेंसी, जो जिसके हर्ट्ज आता है यूनिट। समझ में आ गई सबको बात? तो लीनियर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से जुड़ी हुई कैसे होगी, बस ये देखना है यहाँ पे। तो वो हम सीधे बता दे रहे हैं, समझ लो कि लीनियर फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसमें अगर हम 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि एक सर्कल में घूमने में अगर हम लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो क्या होगी, एक पूरा चक्कर कितनी देर में लगाया जा रहा है, वो होगी बात। रिवॉल्यूशन पर सेकंड, जो उस समय तुम बोल रहे थे। ठीक है सिद्धार्थ? यस सर। रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम टेकन। सही है, ये हो जाएगी चक्कर लगाने वाली फ्रीक्वेंसी, क्योंकि रिवॉल्व कर रहे हैं ना, आप घूम रहे हैं गोल गोल। क्लियर? इस केस में समझ में सबको आ रही बात? बता दो, क्लियर है या नहीं? हाँ सर। ठीक है। और यही अगर एंगुलर निकालते तो उसमें हम ऊपर एंगल रखते, प्रॉपर एंगल रखते, जितना भी एंगल होता, सर 5 हमें डिग्री। क्लियर नहीं है किसको? सर, नितिशा। हाँ, क्या क्या क्लियर नहीं हुआ, बताओ। सर इसके पहले की जो आपने बताए थे ना, एंगुलर। ये, यस सर। इसको अभी छोड़ दो, ये क्लियर है यस सर। कि अगर एनीथिंग पर यूनिट टाइम ही फ्रीक्वेंसी है, तो रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम भी तो फ्रीक्वेंसी हुआ ना।
एक चक्कर कितनी देर में लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहे हैं। जैसे एक सेकंड में अगर 5 चक्कर लगा ले रहे हैं तो 5 रिवोल्यूशंस पर यूनिट पर 1 सेकंड, ऐसा हुआ ना। तो रिवोल्यूशन पर सेकंड हुआ तो रिवोल्यूशन कोई यूनिट तो होती नहीं, तो पर सेकंड हुआ, यानी कि 5 हर्ट्ज हो गई फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात? यहां से हो यस सकती है, ये लीनियर हो गई फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वाले में बस यही है कि खुद ही सोचो, लीनियर फ्रीक्वेंसी में कोई 1/सेकंड यूनिट चलती है, लेकिन एंगुलर में रेडियन पर सेकंड चलती है, तो इसको एंगल से डिवाइड कर देंगे तभी तो ये 1/सेकंड में यूनिट बचेगी। यस सर और रेवोल्यूशन है तो एक पूरा रेवोल्यूशन कितने एंगल का होता है? 360 डिग्री। पूरा चक्कर कितने एंगल का होता है? 360 डिग्री का। तो इसको 2 पाई लिख सकते हैं कि नहीं एंगल में? सही है, यस सर ये चक्कर होता है। तो इसीलिए ओमेगा को जब हम 2 पाई से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाती है? लीनियर वाली फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से डिवाइड कर दो, लीनियर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्लियर? ये आती है रिवोल्यूशन पर सेकंड। फिलहाल अगर हमने ओमेगा को रेडियन पर सेकंड में रखा था तो इस रेडियन से वो रेडियन कैंसिल हो जाता है और फाइनली 1/सेकंड आके हर्ट्ज हो जाती है। क्लियर? यस तो सर ये इस रिलेशन से हम ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू भी तो लिख सकते हैं ना। क्लियर? वही उधर ले आए बस उसको। साक्षी, सिद्धि, तुम लोगों को क्लियर है पक्का? हाँ सर। सही है ना? हाँ सर। तो यहां से देख सकते हैं। और जो लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का 1 होती है। टाइम पीरियड क्या होता है? नॉर्मल टाइम हुआ कि हाँ सर्कल में यहां से यहां तक चल रही है तो वो तो कितना भी टाइम लगा हो सकता है, लेकिन सर्कल में एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने वाला टाइम होता है स्पेशल, उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन या 1 साइकिल, तो उसको टाइम पीरियड बोला जाता है और उसको स्मॉल टी से नहीं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक पूरा चक्कर लगाने में जितना भी टाइम लगा वो, तो 1 रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, तो इस टाइम को तो कैपिटल टी रखेंगे ना, समझो बात को। 1 रेवोल्यूशन पर 1 सेकेंड ऐसा होगा, ठीक है, या 1 रेवोल्यूशन पर टी सेकेंड। क्लियर? यही तो है एंगुलर, सॉरी एंगुलर कह रहे हैं, वो लीनियर वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कितना फ्रीक्वेंटली चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, हर 10 सेकंड में चक्कर लगा ले रहा है तो ये, और या हर 1 सेकंड में चक्कर लगा ले रहा है, तो फ्रीक्वेंसी पता चलने जा रही है ना। यस सर। 1 टाइम पीरियड ही होती है लीनियर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? समझ में आ रही कि नहीं बात? और यहां से ये भी देख सकते हैं कि अगर न्यू जो है, मतलब 1 टाइम पीरियड ये होता है, और टाइम पीरियड जुड़ा हुआ कैसे है ओमेगा वगैरह से, तो देखो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन टाइम टेकन होता है ना। यहाँ किसी को कुछ डाउट है? नो सर। चेंज इन एंगल अगर हम 2 पाई रख दें तो एक रेवोल्यूशन हो गया ना, पूरा यस सर। पूरा रेवोल्यूशन हो गया। तो यहां से 2 पाई अगर हमने रखा तो टाइम कितना लगा होगा? टाइम पीरियड के बराबर। सोचो, वो कोई रैंडम टाइम टेकन थोड़े ना हुआ। फिर अगर कोई रैंडम एंगल हम रखते, यहाँ 2 पाई नहीं रखते, 360 नहीं रखते, तो ये कोई भी रैंडम टाइम हो सकता था जो ऐसे ही स्मॉल टी से दिखाते हैं। लेकिन क्योंकि हमने 2 पाई रखा है तो कौन सा टाइम होगा? टाइम पीरियड वाला। इसमें सबको समझ में आ रही बात? यस सिद्धि, साक्षी बताओ। हाँ सर। है ना, एक पूरा चक्कर लगाया तो टाइम पीरियड के बराबर टाइम लगा होगा। तो यहां से ये रिलेशन मिलता है, ठीक है। तो यहीं से ये भी मिलता है कि 2 पाई को जब हम नीचे ले जाएंगे तो ये आएगा, और 1 अपॉन टी जो होता है वो लीनियर फ्रीक्वेंसी, यहीं से रिलेशन आता है न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, और यहीं से फिर बनता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। कहीं कुछ डाउट है यहां तक? बताओ। नो सर। किसी और को है? बताओ, आगे चलें। फिर ये हो गया 2 पाई न्यू, ओमेगा इज इक्वल टू। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर हम ओमेगा में आर का मल्टीप्लाई करा दें रेडियस का, तो क्या आता है? कुछ याद है? ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, ये याद है? यस सर। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ओमेगा नहीं हो जाएगा? आर ओमेगा। तो आर ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? v। सही। तो दोनों तरफ अगर हम आर आर का मल्टीप्लाई करा दें तो इसको क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी। सही है। यस तो
वेलोसिटी को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी ला सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 2 पाई आर आर न्यू, सही है, 2 पाई आर न्यू। और 2 पाई आर क्या है, सरकमफ्रेंस, 1 रेवोल्यूशन। है ना, सरकमफ्रेंस पूरा चक्कर में मतलब टोटल पाथ लेंथ हो गई एक तरह से ये देखा जाए तो सरकमफ्रेंस हो गया क्लियर। यस सर। यस सर। इससे भी आगे की चीज अगर देखें तो एक्सेलरेशन देख सकते हैं, उसमें भी वही चीज है कि एक्सेलरेशन कैसे देखेंगे बताओ, डिवाइड बाय टाइम। डिवाइड बाय टाइम, और डिवाइड बाय टाइम करके इधर क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा, तुमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा देखा जाए तो, या फिर और कोई तरीका हो तो बताओ। अरे वी स्क्वायर बाई आर भी तो होता है, खाली डिवाइड बाय टाइम ही क्यों करते रहेंगे, एक्सेलरेशन लीनियर वाला होता नहीं वी स्क्वायर बाई आर। तो जब वेलोसिटी पता चल चुकी है 2 पाई आर न्यू, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। किसी को डाउट है इसमें, ये हो जाएगा। नो सर। तो वी स्क्वायर क्या आया, 2 पाई आर न्यू का स्क्वायर, वी स्क्वायर और नीचे आर, क्लियर। Yes, सॉल्व करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 4 पाई स्क्वायर आर न्यू स्क्वायर, या 4 पाई न्यू स्क्वायर आर, अगर सारे स्क्वायर वाले एक साथ लेने हैं तो 4 पाई Yes. न्यू स्क्वायर आर, यही आएगा। Yes, sir. अब बताओ सिद्धि, सिद्धार्थ, किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर। नहीं, सर बहुत साक्षी आप, सारे फॉर्मूले पढ़ लिए। हाँ, और जिसमें काफी सारे रोटेशन के भी हैं वहां हेल्प मिलेगी, जल्दी जल्दी होगा, ठीक है, बस दोबारा दोबारा ज्यादा ना समझाना पड़े तब। देखो क्लियर हो गया ना यहाँ तक, कैसे ये सब Yes. चीजें चल रही। इसके बाद न्यूमेरिकल्स आते हैं सर अगले अगला चैप्टर में, चैप्टर ही है शायद, रोटेशनल मोशन। अगला ही है, हो हाँ सकता है क्योंकि इसी में सारी फ्रिक्शन विक्शन तो सब आ ही गए हैं। नहीं, वर्क एनर्जी होगा शायद, हाँ सर, बस बिना एनर्जी होगा। बिना वर्क एनर्जी के नहीं होगा रोटेशन वाला, वर्क एनर्जी होगा अगर होगा भी तो, ठीक है। किसी को भी कुछ भी ऐसा है जो क्लियर ना हुआ हो यहाँ पे बता दो अभी जो तुम लोग को। और साक्षी गायब हो गई, सिद्धि तुम्हें उसने कुछ बताया था, मतलब समझ में आने नहीं आने के बारे में, मतलब उसको प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है क्लास में, या क्या है, कैसा है? सिद्धि तुम ही से बात कर रहे हैं। सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. पता नहीं, चलो ठीक है, समझ में तो सबको आ गया ना कैसे क्या हो रहा है हाँ इसमें, और इसमें कुछ तो बताने वाला बचा नहीं है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, जो भी डाउट आए हो, थोड़ा टाइम है, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं दोबारा से। कुछ डाउट है सिद्धि, पूछना है? नहीं सर। जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब क्यों नहीं दिया, आवाज आ रही थी? हाँ आ रही है अभी। हाँ, तो हम कह रहे हैं साक्षी से कोई बात हुई है? हाँ सर। सर वो चली गई, उसे नेटवर्क इशू था इसलिए। अच्छा अच्छा, नहीं वैसे कोई बात हुई है, मतलब कि उसको पढ़ना ठीक लग रहा है या नहीं ठीक लग रहा है, जैसा भी। हाँ वो कंटिन्यू करने वाली है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो जैसा हो मतलब हमें फाइनल कर दो, और नंबर उसको कह दो कि वो मैसेज हमको फिर कर दे अगर कंटिन्यू करना है तो, अलग से हाँ मतलब, क्योंकि वो हमको ज्वाइन करना पड़ेगा ना ग्रुप में, उसमें हाँ व्हाट्सएप वाले सर। में, इसीलिए ठीक है। हाँ तो सर। सर मुझे वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ना, हाँ बताओ। वो